औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनालिटिकल एबिलिटी को डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग दो चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन एक पैरा की शक्ल में होता है और उस पैरा के साथ 4 या 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, ऐसे ही जैसे कोई रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन होता है। लेकिन बुनियादी तौर पे इसमें फ़र्क ये होता है कि पैराग्राफ का जो पहला हिस्सा है वो हमें सिचुएशन को क्लियर करता है और जो दूसरा हिस्सा है वो कुछ कंडीशंस हमारे सामने लेता है। इसका मतलब है कि उसका पहला हिस्सा पार्ट 1 जो है वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और दूसरा हिस्सा उसमें दी गई कंडीशंस को हमारे सामने लाता है। तो सिचुएशन और कंडीशंस। अब इसको डील करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारा तरीक़ाकार है, उसमें पहला स्टेप है कि आप क्या करें, रीड केयरफुली। आपने पूरी इख्तियात के साथ पैरे को पढ़ना है ताकि आप उसके सारे कंटेंट्स को अच्छी तरह समझ जाएं। दूसरा स्टेप, ड्रा ए स्केच। जो रीडिंग के दौरान आपको इन्फॉर्मेशन मिलें उनका एक स्केच या एक रफ डायग्राम आप साथ साथ बनाते जाएं ताकि आपको बार बार पैरे को ना पढ़ना पड़े। पेपर के अंदर आपके पास टाइम बहुत मुख्तसर होता है, इसलिए आप 2 या 4 दफ़ा पैरे को पढ़ के अपना वक़्त ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है आप पहली दफ़ा इख्तियात से पढ़ें और उन मालूमात को मुख्तसर शक्ल में अपने रफ पेज पे शिफ्ट कर दें। और तीसरा स्टेप फिर ये है कि वो जो मुख्तसर आपने स्केच बनाया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को आप रिलेट कर दें, आपस में उन्हें जोड़ दें। जो उनका आपस में तल्लक बनता है उसके मुताबिक उसकी कोई तरतीब बनाएं। जब हम रिलेट करते हैं, तरतीब लगाते हैं, तो डिपेंडिंग के किस टाइप का पैसेज है उसको रिलेट करने की टेक्निक में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता जाएगा। हम चूँकि हर रोज़ एक नई वैरायटी को डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ हम ये सीखते जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से रिलेट करेंगे। इस टेक्निक को हम क्वेश्चन पे किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसके लिए मैंने आज एक सेट ऑफ क्वेश्चंस सिलेक्ट किया है। हम उस पे पहले 2 स्टेप पहले अप्लाई करेंगे कि हम रीडिंग उसकी करेंगे और रीडिंग के साथ साथ उसका स्केच ड्रा करते जाएंगे। तो आप देखिए कि हम इसको किस तरह से अमल में लाते हैं। हमारे पास पैसेज की स्टेटमेंट है, 7 स्टूडेंट्स F, G, H, I, J, K and L are being considered for a university fellowship। अब इस पहली लाइन में जो बुनियादी बात आई है कि हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम F, G, H, I, J, K और L बताए गए हैं। तो हम अपने स्केच के अंदर इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से लिखेंगे कि इस लाइन में जस्ट हमें ये पता चला है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम क्या क्या है। तो हम अपने स्केच में उनके नाम लिख देंगे, F, G, H, I, J, K and L। उसके बाद अगली बात उसने हमें क्या कही, इन evaluating these students the dean has received from the registrar's office their official transcripts including their cumulative grade point average RGPAs। तो ये लाइन हमें सिर्फ ये मालूमात दे रही है कि ये देखने के लिए इसमें से किस स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है, हमारे पास उनका GPA रिकॉर्ड आया है। इन एनालाइजिंग दिस इंफॉर्मेशन द डीन मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जब इन मालूमात को देखा गया है तो क्या नताइज निकले हैं। अब उसने GPAs हमसे शेयर नहीं किए हैं, उसकी बजाय उन GPAs को देखने से जो बातें उसने नोट की हैं, जो उसके सामने आई हैं वाज़ेह तौर पे ज़्यादा होके,
वो उसने हमें बताई हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो पहली बात जो हमें वो बता रहा है वो क्या है कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ एग्जैक्टली द सेम जीपीए एज एन अदर स्टूडेंट। किसी भी एक स्टूडेंट का जीपीए किसी दूसरे स्टूडेंट के बराबर नहीं है। किसी भी एक स्टूडेंट का जीपीए दूसरे स्टूडेंट के बराबर नहीं है। हम इसको अपने स्केच में क्या लिख सकते हैं कि वन इज़ नॉट इक्वल टू अदर। कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। दूसरी बात, दूसरी इंफॉर्मेशन उसने हमें क्या दी, के's जीपीए इज़ हायर दैन एल्स बट लोअर दैन एच। के का जीपीए एल के जीपीए से ज़्यादा है लेकिन एच के जीपीए से कम है। किसका कम है? ओरिजिनली सब्जेक्ट इस जुमले का के है। तो दो बातें बताई, के का जीपीए एल से ज़्यादा है और एच से कम है। तो हम इसको अगर मैथमेटिकल टर्म यूज़ करें तो के का जीपीए ज़्यादा है तो हम ग्रेटर दैन का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, और एच से कम है तो लेस दैन का सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। एक बन गया के ग्रेटर दैन एल, दूसरा के लेस दैन एच। तीसरी इंफॉर्मेशन उसने जो हमसे शेयर की है वो ये है कि आई हैज़ ए हायर जीपीए दैन जे। आई का जीपीए जे से ज़्यादा है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं आई इज़ ग्रेटर दैन जे। नेक्स्ट, बोथ एफ एंड जी हैव हायर जीपीएज दैन एच। एफ और जी दोनों ऐसे हैं जिनका जीपीए एच से ज़्यादा है, यानी एफ का जीपीए भी एच से ज़्यादा है और जी का जीपीए भी एच से ज़्यादा है। अब ये वो मालूमात है जो उसने हमें मुहैया की है। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि एफ और जी के आपस के रिलेशनशिप क्या है, सिर्फ हमें इतना पता है दोनों एच से ज़्यादा है। एच से ज़्यादा है लेकिन एफ एच से कितना ज़्यादा है, जी कितना ज़्यादा है, ये उसने हमें नहीं बताया। तो हमने दो स्टेप साथ साथ मुकम्मल किए, रीडिंग की, और रीडिंग के साथ हमने उन मालूमात को स्केच कर लिया, या यूँ कह लें उनकी हमने ये शॉर्ट फॉर्म बना ली। शॉर्ट फॉर्म में हमने उनको लिख लिया। अब तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 हमने साथ साथ किए, रीडिंग की और उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई। स्टेप नंबर 3 में हमने इन्हें रिलेट करना है। इनकी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि स्मॉलर लार्जर की बात हो रही है, तो हम इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो असेंडिंग का मतलब हुआ कि पहले आपने छोटी वैल्यू लिखनी है, फिर बड़ी, स्मॉल टू लार्ज। तो स्मॉल वैल्यू इनमें से क्या है? आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से के का वज़न एच से कम है, तो गोया के कम है, एच उससे ज़्यादा है, तो के के बाद बारी आएगी एच की। और के एल से बड़ा है, इसका मतलब है एल के से छोटा है, तो एल के से भी पहले आ जाएगा। फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई ग्रेटर दैन जे, लेकिन चूंकि इन तीन के अंदर ना आई का तज़किरा है ना जे का, तो हम नहीं कह सकते कि आई जे का इनके साथ क्या रिलेशन है, इसलिए फिलहाल हम इसको इसमें नहीं रख रहे। एफ ग्रेटर दैन एच, एफ एच से बड़ा है तो एच से आगे चला गया एफ। जी भी एच से बड़ा है, जी भी एच से बड़ा है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो एफ से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। फिलहाल हम उसे इससे आगे लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें ये ज़हन में रखना है कि ये दोनों एच से तो बड़े हैं, लेकिन इन दोनों में से आपस में कौन सा बड़ा है ये मालूमात हमारे पास नहीं है। इस बात को ज़हन में रखने के लिए हम यूँ कर सकते हैं कि हम एरो का निशान दे दें जो ये शो करे कि हो सकता है ये इधर हो सकता है ये इधर हो। तो 5 जो हैं स्टूडेंट्स, उनके जीपीए की तरतीब तो हमने लगा ली। 2 का एडजस्टमेंट अभी नहीं हो सका, आई और जे का, क्योंकि आई और जे के बाकी के साथ कोई रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं बताई गई है। तो इस बात को हम यहाँ हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये इंफॉर्मेशन अलग से है, वो इस अरे में, इस असेंडिंग ऑर्डर में फिट नहीं हो सकी।
लेकिन इस अरे से हमें कम से कम अंदाज़ा हो गया है कि सबसे कम फ़िलहाल जो हमें वज़न नज़र आ रहा है वो एल का है, उससे ज़्यादा के का है, उससे ज़्यादा एच का है और एच से ज़्यादा है एफ और जी। उनमें से किसी एक का ज़्यादा हो सकता है। इनकी पोजीशन ये हो सकता है ये स्टार्ट पे हूँ, उस सूरत में जे सबसे पहले आएगा, आई उसके बाद कहीं भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो यहीं पे हो, आई उसके बाद कहीं भी हो सकता है। इसी तरह जे यहाँ है तो आई उससे आगे कहीं होगा। तो इनकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है। थ्रू आउट हमें कोई आइडिया नहीं, सिर्फ इतना आइडिया है कि आई बड़ा है जे से, तो वह असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से जे पहले आएगा, आई बाद में आएगा, लेकिन इनकी पोजीशन बाकियों के हिसाब से क्या है वो हमें अभी कोई आइडिया नहीं। इस स्केच के बाद, इस अरेंजमेंट के बाद एक अहम पॉइंट जो मैं चाहूँगा आपके जहन में पहले से हो क्वेश्चन पढ़ने से पहले, कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो हमें वो मालूमात देगा वो सिर्फ उसी क्वेश्चन के अंदर यूज़ होनी है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में या उससे पिछले क्वेश्चन में हमने उसे अप्लाई नहीं करना। ये जो मेन कंडीशन है जो हमने पैरे में पढ़ी हैं ये तो हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। इस पैरे के साथ उसने 5 क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, यानी क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 4 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो हमें ये ज़हन में रखना है कि हर क्वेश्चन की अपनी अगर कोई कंडीशन है तो उसके साथ ये यूज़ होंगी मिला के, लेकिन उस क्वेश्चन की कंडीशन को हम बाकी क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं करेंगे, अलबत्ता मेन पैरा की इन कंडीशंस को हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ईच ऑफ फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, इनमें से हर एक दुरुस्त हो सकता है सिवाय, एक्सेप्शन आ गई। इसका मतलब जो कुछ पीछे कहा जा रहा है उससे बरक्स चीज़ है, उसके मुतजाद चीज़ है। पीछे क्या कहा जा रहा है, कुड बी ट्रू, दुरुस्त हो सकती है। तो जब दुरुस्त हो सकती है के साथ एक्सेप्ट कह दिया तो इसका मतलब है उसके अपोजिट, यानी जो दुरुस्त नहीं हो सकती। हमें इनमें से वो चीज़ देखनी है, वो चीज़ ढूंढनी है जिसके ट्रू होने का चांस नहीं है। कुड बी ट्रू की एक्सेप्शन, यानी जो ट्रू नहीं हो सकता। तो इन 5 ऑप्शन में से 4 ऐसी होंगी जो कुड बी ट्रू होंगी, एक ऐसी होगी जो ट्रू नहीं होगी। मैं इतनी डिटेल से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये हमारा पहला पैरा है और आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा वर्डिंग के मतलब क्लियर होने चाहिए। ये वर्डिंग बार बार यूज़ होती रहेंगी, तो नेक्स्ट टाइम जब आए तो आपके जहन में वाज़े हो कि इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए का जायज़ा लें, एफ हैज़ दी हाईएस्ट जीपीए, एफ का जीपीए सबसे ज़्यादा है। तो हमें देखना है क्या इट कुड बी ट्रू, ये दुरुस्त हो सकता है। तो जो हमारे पास अरेंजमेंट मौजूद है उसमें हमें अंदाज़ा है कि एफ़ यहाँ हो सकता है। अगर एफ़ यहाँ हो सकता है तो फिर एफ़ क्या है, हाईएस्ट है। तो ये पॉसिबल है कि एफ़ का जीपीए हाईएस्ट हो। तो जो चॉइस ए है वो तो ट्रू हो सकती है। हमें आंसर जो है वो उसकी एक्सेप्शन ढूंढनी है जो ट्रू नहीं हो सकती। इस वजह से चॉइस ए हमारा आंसर नहीं है। अब चॉइस बी का जायज़ा लेते हैं। जी हैज़ दी हाईएस्ट जीपीए, वो कहता है जी का जीपीए सबसे ज़्यादा है। तो देखिए स्केच में ये पॉसिबिलिटी है कि जी सबसे आगे मौजूद हो, तो जी का जीपीए सबसे ज़्यादा हो सकता है, इट कुड बी ट्रू। सो ये भी आंसर नहीं है। सी, आई हैज़ दी हाईएस्ट जीपीए, आई का जीपीए सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ये जो तरतीब थी जे आई वाली, ये हमें पता है कहीं भी हो सकती है। तो अगर ये यहाँ हो तो इस सूरत में जी से भी आगे जे और आई हुए तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया जीपीए, आई का। तो ये पॉसिबल है कि आई का जीपीए सबसे ज़्यादा। डी, मोर देन 3 स्टूडेंट्स हैव हायर जीपीए दैन के, 3 से ज़्यादा ऐसे तलबा हैं जिनका जीपीए के से ज़्यादा है। तो देखिए के से ज़्यादा इस वक्त हमें कितने नज़र आ रहे हैं, एच, एफ और जी, एच, एफ और जी। 3 लोग ऐसे हैं जो हमें के से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन ये भी तो देखें जे आई कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर जे आई के से इधर कहीं हो गए तो 2 ये भी शामिल होकर ये टोटल 5 हो जाएंगे। इसका मतलब है के से ज़्यादा 5 तक हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा लोगों का पॉसिबल है जीपीए के से ज़्यादा हो, तो इसका भी ट्रू होना पॉसिबल है। और ई कहता है मोर देन 3 स्टूडेंट्स हैव लोअर जीपीए दैन के, 3 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जीपीए
के से कम है, तो के से कम इस वक्त एल 1 है। अगर जे और आई भी इसी साइड पे हों, के से कम ही हों, तो फिर ये बने 3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। वहाँ वर्डिंग है मोर देन 3 से ज़्यादा, तो यहाँ 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। सो 3 से ज़्यादा होने का कोई चांस नहीं है, ये कुड बी ट्रू नहीं हो सकती, ये एक्सेप्शन में आ गई। सो इस क्वेश्चन का आंसर ई है कि 3 से ज़्यादा तलबा का GPA के से कम नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो राइट आंसर चॉइस आ गई वो आ गई ई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would be sufficient to determine who has the lowest GPA। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा है, इफ ट्रू अगर वो दुरुस्त हो, वुड बी सफिशिएंट तो वो काफ़ी होगा, टू डिटरमिन ये डिसाइड करने में, हु हैज़ द लोएस्ट GPA किसका GPA सबसे कम है। अब ये वर्डिंग को ज़रा तवज्जो आपको करनी पड़ेगी। एनालिटिकल के क्वेश्चन के लफ्ज़ों का अपना एक ख़ास मफ़हूम और मतलब होता है। अगर हम इन पे ग्रिप करेंगे तो नेक्स्ट हर दफ़ा आने वाले क्वेश्चन हम आसानी से फॉलो कर पाएंगे। तो विच ऑफ फॉलोइंग यानी इनमें से कौन सा ऐसा है, इफ़ ट्रू अगर वो दुरुस्त हो। इफ़ ट्रू का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप चेक करें कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एज्यूम इट ट्रू, इसे मान लें कि ये दुरुस्त है। तो जो भी ऑप्शन आप कंसिडर कर रहे होंगे उसे समझेंगे कि वो दुरुस्त है, उसके दुरुस्त होने में कोई शुबा नहीं। फिर उसका इफ़ेक्ट देखेंगे, क्या वुड बी सफिशिएंट वो काफ़ी हो टू डिटरमिन ये तय करने में हु हैज़ द लोएस्ट GPA किसका GPA सबसे कम है। तो वो वाली ऑप्शन जो हमें ये बता सके कि सबसे कम GPA किसका है। अब हर ऑप्शन को हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो हमारी हेल्प करती है ये बात पता करने में कि सबसे कम GPA किसका है। पहली ऑप्शन आई हैज़ दी हाईएस्ट GPA। अगर हमें ये मालूम हो कि आई का GPA सबसे ज़्यादा है तो क्या हम पता कर सकते हैं सबसे कम किसका GPA। तो आई हम स्केच पे जाते हैं और देखते हैं अगर आई को हाईएस्ट रखा जाए तो क्या इफ़ेक्ट होता है। आई को हाईएस्ट रखने का मतलब ये है कि आप आई को यहाँ रख रहे हैं, आप आई को यहाँ रख रहे हैं। अगर आप आई को यहाँ रख रहे हैं तो जो जे है उसके बारे में हमें पता है कि वो आई से कम है। अब कितना कम है ये नहीं पता, लिहाजा आई से कम जे यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अगर जे यहाँ है, अगर जे यहाँ है तो फिर सबसे कम जे का GPA होगा। और अगर जे इससे पीछे कहीं है, यहाँ है या यहाँ है, फिर सबसे कम GPA किसका होगा, L का। इसका मतलब है दो लोगों में कन्फ्यूजन है हमें। ये भी चांस है कि जे का GPA सबसे कम हो, ये भी चांस है कि L का GPA सबसे कम हो। सो ये बताने से उसके कि आई का GPA सबसे ज़्यादा है हमें पता नहीं चल सका कि सबसे कम GPA किसका है, जबकि हमने ऑप्शन तो वो ढूंढनी है जिसकी मदद से हम डिसाइड कर सके सबसे कम GPA किसका है। तो इस ऑप्शन ए से तो हम डिसाइड नहीं कर पाए, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं। ऑप्शन बी आई हैज़ लोअर GPA दैन के, आई का GPA के से कम है। तो अगर आप अपने स्केच में देखें के से कम, तो यहाँ हो तब भी के से कम है, यहाँ हो तब भी के से कम है। अगर आई यहाँ पे है तो जे यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो अगर आई और जे यहाँ पे है तो सबसे कम L होगा, और अगर आई यहाँ है और जे यहाँ है तो फिर सबसे कम जे होगा। गोया स्टिल हमें कन्फ्यूजन है कि सबसे कम GPA जे का है या L का है। तो क्वेश्चन की ऑप्शन बी भी हमें आंसर नहीं बता सकती। ऑप्शन सी के हैज़ ए हायर GPA दैन जे, के हैज़ ए हायर GPA दैन जे, के का GPA
जे से ज़्यादा है। अगर के का जीपीए जे से ज़्यादा है, इसका मतलब है जे का जीपीए के से कम है, तो के से इधर हो सकता है जे हो सकता है, और यहाँ हो सकता है जे। के से इधर भी जे हो सकता है, कम है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर जे यहाँ हुआ तो सबसे कम जीपीए एल का होगा, और अगर जे यहाँ पे हुआ तो सबसे कम जीपीए जे का होगा। वो स्टिल हम डिसाइड नहीं कर पा रहे दो लोगों में से सबसे कम जीपीए किसका होगा, जे का कि एल का। तो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट आवर आंसर। ऑप्शन डी, जे हैज़ ए हायर जीपीए देन के, जे का जीपीए के से ज़्यादा है, जे का जीपीए के से ज़्यादा है। अब जे का जीपीए अगर के से ज़्यादा है तो इसका मतलब है जे यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ या यहाँ, और आई का जीपीए चूँकि हम जानते हैं उससे भी ज़्यादा, तो वो उससे भी आगे चला जाएगा। इस इंफॉर्मेशन से जो यहाँ उसने दी हैं, के से ज़्यादा है जे का, तो जे से आगे कहीं एल का होगा। वो हम श्योर हो गए कि के से नीचे सिर्फ एल है, बाकी सारे उससे ऊपर है, तो सबसे कम फिर कौन है, एल। ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसके नतीजे में ऑटोमेटिकली ये बात डिसाइड हो जाती है कि सबसे कम जीपीए एल का है। सो दिस इज़ द आंसर। ये वो चॉइस है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें इस काबिल बना रही हैं कि हम ये बता सकते हैं सबसे कम जीपीए किसका है। उसने ये नहीं पूछा कि किसका जीपीए कम है, उसने ये पूछा है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन से ये फैसला हो सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है कि जे का जीपीए के से ज़्यादा है, इस इन्फॉर्मेशन के नतीजे में बाकी सारे लोग के से ज़्यादा हो गए हैं, सिर्फ एल कम है, तो सबसे कम जीपीए एल का फैसला करने में हम कामयाब हो गए। तो डी इज़ आवर राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर आ गया डी। अब इसमें हम इतने श्योर हैं कि हमें ऑप्शन ई पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती एग्ज़ाम में, हमने अपना टाइम बचाना है। लेकिन अगर आप यहाँ चाहें प्रैक्टिस के लिए चेक करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ई आंसर हो, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स हैव लोअर जीपीए देन एफ। एफ से कम वाले जो है उनकी तादाद 5 है। एफ से कम वालों की तादाद 5। देखें ये एफ है, इससे कम इस वक्त हमें 3 नज़र आ रहे हैं, एल के एच। लेकिन हमें डाउट है जी के बारे में भी, वो एफ से आगे भी हो सकता है, एफ से पीछे भी। तो अगर जी पीछे हुआ तो एफ से कम वाले 4 ये हो गए, और अगर जी उधर है तो 3 ये हो गए, और वो जो 2 है जे और आई, अगर उन्हें इस साइड पर डालेंगे तो इनकी तादाद 5 होगी। लेकिन अगर जी भी साथ आ जाएगा तो तादाद 6 होगी, और अगर ये दोनों उस साइड पे हुए तो फिर कम की तादाद 3 होगी। वह एफ से कम जीपीए वाले 3 भी हो सकते हैं, जी को मिला के 4 भी हो सकते हैं, इन दोनों को मिला के 6 भी हो सकते हैं, इन दोनों में से एक को इधर मिला के 4 भी हो सकते हैं। तो गोया हमें पक्का नहीं पता एफ से कम वाले कितने हैं, जबकि वो कह रहे हैं एग्जैक्टली 5 हैं। तो उसका ये क्लेम जो है वो सफिशेंट नहीं है, और ना ही इससे हमें ये पता चलेगा कि सबसे कम किसका जीपीए है। अगर हम इस शर्त को मान लें कि 5 लोग इससे कम हैं, तो कौन से 5? अगर ये भी हों, एल के एच और जे आई, ये 5 हों, तो तब भी जे सबसे पहले आ रहा है या एल सबसे पहले आ रहा है, ये फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन इस ऑप्शन में मौजूद नहीं है। सो ऑप्शन ई इज़ नॉट आंसर। तो हम पहले देख चुके हैं कि ऑप्शन डी आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ जे एज ए हायर दिन जीपीए देन एफ, हाउ मेनी डिफरेंट रैंकिंग्स बाय जीपीए ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर पॉसिबल। अगर जे का जीपीए एफ से ज़्यादा है, अगर जे का जीपीए एफ से ज़्यादा है, तो कितनी मुख्तलिफ रैंकिंग जीपीए के लिहाज से बन सकती हैं। तो रैंकिंग क्या होती है? रैंकिंग होती है दर्जा बंदी, कि कौन ज़्यादा वाला है, कौन कम वाला है। दूसरे लफ्ज़ों में कितने डिफरेंट असेंडिंग ऑर्डर्स बन सकते हैं, कितने डिफरेंट ऑर्डर्स बन सकते हैं। तो अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, इस इंफॉर्मेशन को साथ मिला के कि जे का जीपीए एफ से ज़्यादा है, तो जे का जीपीए एफ से ज़्यादा है, इसका मतलब है जे एफ से आगे हमारे ऑर्डर में होगा। तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, अगर हम उनको लिख के देखें, तो पहला हमारे पास जो ऑर्डर है, रैंकिंग है, वो क्या बनेगी? एल के एच एफ जी और जे इससे आगे, तो आई उससे भी बड़ा है, वो उससे आगे। एक तरतीब तो आपके पास ये लग गई। फिर अब इसमें क्या लूप होल है, क्या गुंजाइश है? गुंजाइश ये है
कि उसने ये कहा है जे का जीपीए एफ से ज़्यादा है, जी से ज़्यादा नहीं कहा, और हमें ये नहीं पता कि जी एफ से कम है या ज़्यादा है, ये पहले ही हम उसमें डबल एरो के ज़रिए कह चुके हैं। सो ये पॉसिबिलिटी है कि जी की पोजीशन यहाँ मूव हो सके, क्योंकि जी के बारे में इतना ही पता है ओरिजिनल स्टेटमेंट से कि वो एच से बड़ी है, एच से बड़ी है तो कहीं भी हो सकती है। सो अगर हम जी की पोजीशन चाहें तो इस जी को एच से बड़ा ही रखना है, हम यहाँ भी रख सकते हैं। वो बात कि एफ जी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो ये एक रैंकिंग ऑन बन गई। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एल के एच के बाद जो जी है वो जे से भी आगे चली जाए, जो जी है वो जे से भी आगे चली जाए, क्योंकि जी एफ के से ज़्यादा जे का बताया है, जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना ही है कि वो एच से ज़्यादा तो एच से ज़्यादा ही है इस वक्त भी। और एक चौथी रैंकिंग है एल के एच एफ जे आई और जी, तो जी इन चारों पोजीशंस पे हो सकता है। तो 4 तरह की आपकी रैंकिंग पॉसिबल है, 4 रैंकिंग पॉसिबल है, दी हुई इंफॉर्मेशन की बेस पे 4 रैंकिंग पॉसिबल हैं। सो अगर हम ऑप्शन देखें तो 4 उसने लिखा है ऑप्शन सी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ई, क्वेश्चन 3 का आंसर डी, और अब क्वेश्चन 4 का आंसर हमारे पास आ गया सी। और लास्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं, उसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट काफ़ी रिजेंबल करती है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। वो कहता है इफ़ एच हैज़ ए हायर दैन जीपीए, इफ़ एच हैज़ हायर जीपीए दैन आई, अगर एच का जीपीए आई से ज़्यादा है, अगर एच का जीपीए आई से ज़्यादा है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, तो इनमें से कौन सी बात दुरुस्त नहीं हो सकती। अगर एच का जीपीए आई से ज़्यादा है तो इनमें से कौन सी बात दुरुस्त नहीं हो सकती। एच का जीपीए आई से ज़्यादा, हम अगर अपनी ओरिजिनल ऑर्डर में जाएं तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आप अप्लाई करके देखेंगे। एच का जीपीए आई से ज़्यादा है, इट मीन्स कि एच से इस तरफ को, एच से इस तरफ को कहीं यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे आई मौजूद है। एच ज़्यादा है तो आई उससे पीछे कहीं भी हो सकता है, और जे चूँकि उससे भी कम है तो आई अगर यहाँ है तो जे उससे पीछे कहीं भी हो सकता है, यहाँ है उससे पीछे कहीं, यहाँ है उससे पीछे कहीं। ये इंफॉर्मेशन उसने हमें दी। और क्या चेक करना है कि विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन दुरुस्त नहीं हो सकती। पहली ऑप्शन, आईज जीपीए इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एफ्स एंड जीज। भाई एवरेज क्या होती है, एवरेज आती है 2 वैल्यूज़ के दरमियान की वैल्यू। अगर हमने एवरेज लेनी हो 10 और 20 की, तो एवरेज का मेथड क्या है, उन दोनों को आप प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 10 और 20 को ऐड करेंगे ये आएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15। अब गौर कीजिए 15 क्या है, 10 से 20 के बिल्कुल बिटवीन है। इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि जो एवरेज होती है वो 2 वैल्यूज़ के बिल्कुल मिड में होती है, उनके दरमियान में होती है। तो अगर यहाँ उसने ऑप्शन में कहा है कि आई जो है वो एफ और जी की एवरेज है, तो इस ऑर्डर में एफ और जी की एवरेज यहाँ उनके दरमियान में आएगी, आई यहाँ पे आएगी। तो भाई आई तो हमें पता है एच से पीछे है, तो फिर ये बात तो गलत हो गई। आई जो है वो यहाँ होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या थी, एच ज़्यादा है आई से, तो आई इधर होना है, आई फिर यहाँ तो नहीं हो सकता। सो पहली ही ऑप्शन हुआ है जो कैन नॉट ट्रू है। उसने यही हमसे पूछा था विच कैन नॉट बी ट्रू, तो जो पहली में उसने बात लिखी है वो पॉसिबल ही नहीं है कि आई जो है वो एफ और जी का एवरेज हो। सो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास आ गया चॉइस ए। तो क्वेश्चन 2 का आंसर ई, क्वेश्चन 3 का आंसर डी, क्वेश्चन 4 का आंसर सी, क्वेश्चन 5 का आंसर ए। इसकी अगर आप बाकी ऑप्शन चेक करेंगे तो नज़र आएगा कि उस पर कैन नॉट ट्रू अप्लाई नहीं हो सकता, उनके ट्रू होने का चांस मौजूद है। मसलन ऑप्शन बी को अगर हम चेक कर लें, आई जी पी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ के एंड एल, के और एल की एवरेज है, तो के कहाँ पे है, ये के है ये एल है, इनकी एवरेज इनके दरमियान, तो आई बिल्कुल हमने जो पोजीशंस आई की शो की हैं वो यहाँ हो सकता है, तो ये कैन बी ट्रू। फिर सी है, आई जी पी इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ के एंड एल, जे एस जी पी इज एवरेज ऑफ के एंड एल,
तो जे जो है वो के और एल का, तो जे की पोजीशन भी अगर आई यहाँ है तो जे यहाँ या यहाँ हो सकता है, अगर जे यहाँ हो सकता है तो वो इन दोनों के एवरेज हो सकता है। और डी कहता है जे है सेकंड लोएस्ट जीपीए, सेकंड लोएस्ट जे का, तो ज़ाहिर है अगर जे यहाँ पे होगा तो सेकंड लोएस्ट ये सबसे लो एल, उससे ज़्यादा जे, एंड जे हैज़ दी लोएस्ट जीपीए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है जे यहाँ पे हो, लोएस्ट जीपी हो। तो ये बाकी सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन ए में जो उसने लिखा कि आई एफ और जी का एवरेज है, एफ और जी के एवरेज का मतलब उनके दरमियान में है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुद इसी क्वेश्चन ने हमें कहा है कि एच का जीपीए आई से ज़्यादा है, तो आई यहाँ तो हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। तो ये था हमारा प्रैक्टिस का पहला पैरा। अब आप इसको गौर करें, इसको पढ़ें, इसको सुनें, और मेरे इस लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंडिंग बनाने के साथ साथ आप क्या करें कि इसको खुद भी एक दफ़ा करके देखें। अब अगर इसकी आपको स्टेटमेंट देखने में दिक्कत हुई हो तो यहीं पे नीचे कमेंट में लिंक मौजूद है, जहाँ पे ये आपको इस क्वेश्चन की क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। उस लिंक को आप क्लिक करके इसकी क्लियर पिक्चर पढ़ सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो वीडियो के साथ साथ अगर उस पिक्चर को भी आप साथ रख लेंगे और लेक्चर सुनेंगे तो हो सकता है इसमें समझने में आपको ज़्यादा हेल्प हो। जो भी प्रॉब्लम्स हों आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, SMS करके भी पूछ सकते हैं। ईमेल हमारे पास मौजूद है aleemacademy@gmail.com। इसी ईमेल के थ्रू आप हमारी फेसबुक आईडी को भी एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 0333443175। तो उम्मीद है कि पहला लेक्चर कुछ ना कुछ आपको एनालिटिकल एबिलिटी को समझने में हेल्प करेगा। लेकिन याद रखिए एनालिटिकल एबिलिटी इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप इस तरह की चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, पहले आपने अपने किसी एजुकेशन लेवल पे इसको नहीं पढ़ा होता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होते होते आपको 4 से 5 लेक्चर सुनने होंगे। तो अगर आज के लेक्चर से आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो सके कि ये क्या है, तो समझे कि बात आगे चल रही है। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करेंगे, उससे आपके इसके एनालिटिकल के कॉन्सेप्ट और इम्प्रूव होते जाएंगे, और इसी तरह डे बाय डे इम्प्रूव होते हुए एक दिन ऐसी स्टेज आएगी कि आप कह सकेंगे कि हाँ अब मैं एनालिटिकल एबिलिटी को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पेपर में भी इसको कर लूँगा। तो इंशाल्लाह हम आपको उस लेवल पे लाएंगे कि आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर के अंदर एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे और मिनिमम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।